चीजों के बारे में हमें अंदाजा नहीं होता। डॉक्टर बता क्या डॉक्टर, मैं कोई टेस्ट नहीं करा रहा। क्या फजूल बकवास है भाई, भला मैं तो आपको चेक क्यों करवाऊं? ओहो, मैं खुद तो नहीं कह रही हूँ, लेडी डॉक्टर ने कहा था। तुम माँ नहीं बन सकते। क्या? क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो, औरतें माँ बनती हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में औलाद की लकीर है या नहीं। अब देखिए बाबा जी, औलाद वाली लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा। बच्चों की लाइन लग जाएगी। मेरा ख्याल है आप अपने शौहर से कहें कि वो अपने चेकअप कराए। नौवां बच्चा। हाँ, उसके 9 और हमारा 9। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बाप बनना आपके नसीब में। ओए, अपनी नस्ल को तेरे पे खत्म नहीं करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा आगे। हाँ, हम एक जान हो के भी दो जिस्म क्यों है, मोहब्बत में शायद अभी कुछ कमी है। तेरे ऊपर पीला रंग सूट करेगा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अब मैं आज के अपने इस प्रोग्राम को ज़्यादा तमीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आज ईद पर जो रिलीज़ होने वाली जो फिल्में हैं उन पर तबसरा आपके सामने पेश कर चुका हूँ। 4 फिल्में आई हैं, चारों फिल्में ही थी। जैसे इससे पहले जो टीवी ड्रामा टाइप की फिल्में बनती थी उस टाइप की नहीं थी। चारों फिल्मों में कहानी भी थी, मकसद भी था। ये अलग बात है कि किसी फिल्म में कहानी कुछ नहीं थी, किसी फिल्म में कहानी कुछ पुरानी थी। लेकिन इन चारों फिल्मों में से जो कहानी या जो जिस टॉपिक को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया वो था फिल्म पर्दे में रहने दो की कहानी को, क्योंकि वो एक लोगों के ख्याल में एक बिल्कुल नई कहानी है और वाकई बिल्कुल नई कहानी थी। इसमें जो ख़ानदानी जो शादीशुदा जोड़ों में जो बच्चों की पैदाइश के ऊपर कहानी थी और लोगों ने इस कहानी को बहुत पसंद किया। और ये फिल्म कम बजट की फिल्म थी। वजाहत रऊफ ने अपने आप को एक बहुत अच्छा डायरेक्टर साबित किया। इससे पहले 3 फिल्में भी वजाहत रऊफ बना चुके हैं और तीनों कामयाब गई हैं, लेकिन सुपर कामयाब नहीं कह सकते। लेकिन ये फिल्म भी आई थी पर्दे में रहने दो। लोग पहले इसके नाम पे बड़े चौंक गए थे कि पर्दे में रहने दो नाम की एक फ़िल्म बहुत कामयाब शबाब किरानवी प्रोडक्शन की थी, जिसमें रंगीला और मनोदरीप ने आला किरदार निगारी का मुजाहरा किया था। उसमें सायका भी थी, औरंगज़ेब मुमताज़ ने गाने में जो परफॉर्मेंस किया था। लेकिन इस पर्दे में रहने दो और जो ईद पर रिलीज़ हुई पर्दे में रहने दो, दोनों की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम्हें लगता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो? शानी, कुछ चीजों के बारे में हमें अंदाजा नहीं होता। डॉक्टर बता क्या डॉक्टर, मैं कोई टेस्ट नहीं करा रहा और मैंने अंदाज के बारे में कोई बात नहीं करनी। और यार, अगले की पूरी टीम होने वाली है, हमारा ओपनर ही नहीं हो रहा। YouTube का नंबर 1 नुस्खा है ये। दिमाग खराब हो गया, इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। यानी तू पास हो जा, गुर्दे हम नहीं लगवा लेंगे। खानदानी नुस्खा है हमारा, बच्चों की लाइन लग जाएगी। तो मुख्तसर मैं आपको बता दूं, नए पर्दे में रहने दो की कहानी कुछ यूँ कि अली रहमान और आनिया आमिर दोनों की शादी होती है। अली रहमान जो होता है जावेद शेख का बेटा होता है, उनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। फिर ये है कि वो इलाज करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि लड़के में ख़राबी है। तो फिर बाद में इनके वालिदैन राज़ी हो जाते हैं कि जो कुदरत को मंजूर है उसी पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब बहुत से लोगों ने कहा कि ये कहानी बिल्कुल नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसी पर्दे में रहने दो वाली कहानी पे एक फ़िल्म आई थी जो सलमान की अपनी फ़िल्म थी। इसके कैमरामैन KD मिर्ज़ा थे और ये फ़िल्म थी नज़र करम। जी हाँ, शाहिद, शबनम, लहरी, उस्मान फ़िरज़ादा और नमी ताजिक की फ़िल्म नज़र करम।
एक इसी मौजू पर एक फ़िल्म बनी थी। इस फिल्म की कहानी चूँकि पर्दे में रहने दो की कहानी में पिछले हफ्ते बयान कर चुका हूँ, तो मैं नज़र करम की कहानी ज़रा सी तफसील के साथ आप लोगों को बताता हूँ। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि शायद एक टैक्सी ड्राइवर होता है, उसकी शादी शबनम से होती है, दोनों में अच्छी खासी पहले तकरार, फिर शादी, फिर दोनों बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, हंसना खेलना कूदना, लेकिन इनके यहाँ बच्चे नहीं होते। तो लहरी चूँकि शायद जिनका टैक्सी चलाता है, लहरी की टैक्सी होती है, तो वो टैक्सी चलाता है, तो लहरी बार बार कहता है कि भाई शायद आपकी शादी को इतने अरसा हो गया है, आपके बच्चे क्यों नहीं होते। आखिरकार एक दिन शायद अपना आँख किसी नजूमी को दिखाता है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में औलाद की लकीर है या नहीं। अभी बाबा जी, औलाद वाली लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा। तो नजूमी कहता है कि आपके हाथ में या आपके नसीब में बच्चे है ही नहीं। शायद इस दर्द को अपने सीने में छुपाए खामोश रहता है। अब नए पर्दे में रहने दो में ये था कि ये डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें यह है कि ये नजूमी के पास जाते हैं। अब शायद समझ जाता है कि मेरे यहाँ बच्चा नहीं होता, लेकिन वो गुजारा कर लेते हैं। आँखों में आंसू, लबों पे हंसी है, हम एक जान हो के भी दो जिस्म क्यों हैं, मोहब्बत में शायद अभी कुछ कमी है। इसी दौरान शायद के घर में शबनम का जो कज़न होता है उस्मान पीरज़ादा आता है। गफूर, ये है मेरे आपके वो, जिन्हें दूसरे लफ्जों में खुशकिस्मत भी कहा जा सकता है और पहले लफ्जों में गालिबन आपके शौहर। वो चूँकि बचपन में शबनम से बेतकल्लुफ़ था, तो यहाँ पे जब शायद के घर में आता है तो वही बेतकल्लुफ़ी, एक दूसरे से मिलना जुलना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मनाज़र होते हैं, तो शायद ज़रा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं इन दोनों में कोई और दूसरे चक्कर तो नहीं है। अब शायद इनको देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता है कि मैं क्या करूं, अब कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बार बार ऐसे मनाज़र जब शायद के सामने आते हैं और फिर एक महफिल में उस्मान पीरज़ादा गाना गाता है कि देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, आँखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गए। अब ये गाना सुनकर शायद देखता है कि उनके एक्शन ऐसे हैं कि ये गाना महबूबा के लिए गा सकता है, कज़न के लिए, दोस्त बहन भाई के लिए नहीं गा सकता। तो यहाँ शायद को यकीन हो जाता है कि इन दोनों में कोई चक्कर है। फिर कुछ दिनों के बाद शबनम जाती है किसी दरगाह में, दुआ मांगती है कि या अल्लाह मुझे औलाद दे। अब ये जो मंजर था ये लोगों को हज़म नहीं हो सका उस वक्त कि जिस तरह पुरानी फिल्मों में होता है कि रोशनी आती है और इसके बदन में एक बच्चा परवान चढ़ता है। तो जैसे ही पता चलता है खुदा ने तुम्हारी भी सुन ली, बेटा हुआ तो जोड़ा लूंगी। मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। मैंने आपकी हर रिपोर्ट बड़े गौर से चेक की है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बाप बनना आपके नसीब में नहीं। मेरे हाथ की लकीरों में बच्चे तो है ही नहीं, मेरे नसीब में तो बच्चे ही नहीं, अब बच्चा कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे वो शबनम को घर से निकाल देता है और खुद। ये आप क्या कह रही हैं? रात उसका तार आया था और वो तो पहले ही जाने को कह रहा था। नहीं, वो इससे यहाँ से गया कि बात खुल गई थी, रात फाश हो गया था, वो गायब हो गया था। नाते, जुबान संभाल कर बात करो। जब तुमने मेरी इज्जत नहीं संभाली तो मैं अपनी जबान की रोक लूं। ना मैं तुम्हें गोली मारूंगा और ना अपने आप को खत्म करूंगा, इसलिए कि दोनों सूरतों में लोग यही कहेंगे नाज़र की बीवी बेवफा निकली, नाज़र की बीवी आवारा भी परेशान रहता है। अच्छा, वहाँ पे शबनम एक दरगाह में जाती है, वहाँ पे उसी मुजावर के पास जिन्होंने इसके लिए दुआएं की थी। अब वहाँ पे जब ये बच्चा पैदा होता है तो शायद यहाँ पे तड़प जाता है, फिर किसी तरह शायद को उस्मान पीरज़ादा और शायद का टकराव होता है। इसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, इसके और शब्बों के गुनाह में खामोश। तुम इस काबिल ही न थे कि तुम्हें शब्बों जैसी शरीके हयात मिलती। याद रखो, आज के बाद तुमने मेरी बहन शब्बों के बारे में ऐसे अल्फाज बोले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह रहा हूं, बताओ शब्बों बहन किस हाल में है?
मैं उससे जाके पूछूं तो सही, तुम्हारे शक के जहन्नुम में जिंदा कैसे? तो उस्मान पीरजादा कहता है कि मैं उससे बेतकल्लुफ़ ज़रूर था, लेकिन वो मेरी बहन थी। आपने गलत उस पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो मेरी बहन थी। तो शायद कोई फिर यकीन आ जाता है, फिर दोनों शबनम को ढूंढते फिरते उसी दरगाह में आ जाते हैं जहाँ शबनम रो रही होती है और दुआएं मांग रही होती है कि या अल्लाह मुझे मेरे घर तक दोबारा पहुँचा दे। तो वहाँ शायद और उस्मान पीरजादा पहुँच जाते हैं। तो देखो, मैं नासिर हूँ, तुम्हारा मुझसे, तुम्हारा गुनाहगार, तुमसे बिछड़ के जिंदगी सजावट के गाड़ी है। मैं तुम्हारा वो बदनसीब भाई जिसकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। मैं गवाही देता हूँ, तुम्हारा दामन हूरों की तरह पाक है। तो वहाँ पे जो मौलवी साहब होते हैं या जो दरगाह के जो मुजावर होते हैं वो कहते हैं कि बच्चा इन्हीं का है और ये अल्लाह ताला ने एक करम किया है और अल्लाह ताला के कर्मों से या उनसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। आप किसी नजूमी के पास या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो अपने काम खुद जानता है, वो खुद ही जानता है कि किसको मैंने क्या देना है। वो राज़िक़ है और रब करीम है, वो सब कुछ देने वाला है। तो इसी बात पे शायद नादिम हो जाता है, फिर इस तरह ये घर दोबारा बस जाता है। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं करूँगी। ये आंसू नहीं मेरी तकदीर है, ये तेरी बेगुनाही की तस्वीर है ये। अब नाज़रीन, बात कुछ यूँ थी कि नज़र करम एक बहुत अच्छी फिल्म थी सलमान की, लेकिन ये इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसकी वजह ये थी कि इसके आगे पीछे फिल्म नया अंदाज आई थी, वो भी शायद शबनम की और वो भी एक घरेलू टॉपिक पे। तो पहली बात ये कि इस कहानी को बहुत कम लोगों ने समझा कि चक्कर क्या है। इसके गाने बड़े अच्छे थे, जाने क्या होने लगा और आंखों आंखों में ये बात बताएं कैसे। एक कवाली भी थी, अब तो हो जाए, नज़र करम, मैनाज, मेहदी हसन, नाहिद अख्तर, गुलाम अब्बास, शौकत अली और साई अख्तर हुसैन की आवाज़ इन गानों में थी। इस फिल्म के दूसरे फनकारों में खानम, अनीफ, अबू शाह, इब्राहिम नफीस, लहरी, इकबाल बुखारी और नजमा महबूब और मसूद अख्तर ने भी एक छोटा सा किरदार अदा किया था। और लहरी ने कोशिश की कि मैं कॉमेडी करके दोबारा अवार्ड हासिल कर लूँ, लेकिन लहरी की कॉमेडी में भी वो बात नहीं थी। ये शायद सलमान ने ये फिल्म जल्दी में या किस तरह बनाई, इसलिए ये फिल्म कामयाबी हासिल ना कर सकी। लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। शायद और शबनम ने अपने अतुल्इम्कान कोशिश की कि हम पिछली फिल्मों और आने वाली फिल्मों के हिसाब से अच्छी एक्टिंग कर सकें, लेकिन नज़र करम इतनी कामयाब ना हो सकी जितनी पर्दे में रहने दो हुई। तो नाज़रीन, आपने अंदाज़ा किया होगा कि दोनों फिल्मों की ममासलत जो मैंने आपको बता दी कि ये है कि इस फिल्म में भी हीरो को बच्चे नहीं होते और इस फिल्म में भी, लेकिन नज़र करम को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि शायद जैसा खूबरो हीरो और इस बर्स का शिकार। लेकिन पर्दे में रहने दो में इसलिए लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि अली रहमान और जो लड़की थी आलिया आमिर, ये नए आर्टिस्ट थे। तो अगर ऐसे नए आर्टिस्ट इन चीज़ों को देखें तो लोग कबूल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीनियर फनकारों को जिनको लोग जानते हैं, उनकी ज़िंदगी से भी वाकिफ़ है, अगर इस किस्म के किरदार दें तो लोग इन चीज़ों को मानने से इनकार कर देते हैं। शायद एक ये वजह भी है नज़र करम की नाकाम होने की। इसके साथ ही वली रईस को नए प्रोग्राम और नई चीज़ के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।